नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जैसा कि आप सभी आज जानते हैं, इस चैनल में हम लाइब्रेरियन से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम MCQs और ऑनलाइनर के थ्रू करा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज हम जानते हैं कॉलन क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कॉलन क्लासिफिकेशन के बारे में बताएं तो कॉलन क्लासिफिकेशन के बारे में इसका जो प्रतिपादन है रंगनाथन जी ने किया था और 1933 में किया था। तो एक क्वेश्चन आता है कि कॉलन क्लासिफिकेशन का प्रतिपादन किसने किया है, तो रंगनाथन जी ने किया है। और कब किया है, तो 1933 में किया है। और इसका कॉलन क्लासिफिकेशन ही नाम क्यों रखा, तो फर्स्ट एडिशन में के सभी पक्षों में कॉलन का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका नाम कॉलन क्लासिफिकेशन रखा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कॉलन क्लासिफिकेशन के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, तो अब तक 7 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। चलिए वो 7 संस्करण कौन कौन से हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो एडिशन था वो 1933 में आया था, जब उन्होंने प्रतिपादन किया था। तो क्वेश्चन बनता है कि कॉलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन या सेकेंड या थर्ड ये ऐसे ही पूरे 7 एडिशन के बारे में सिंगल क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये कब प्रकाशित हुए। तो फर्स्ट एडिशन प्रकाशित हुआ 1933 में, सेकेंड एडिशन 1939 में प्रकाशित हुआ, थर्ड एडिशन 1950 में, फोर्थ एडिशन 1952 में प्रकाशित हुआ था, फिफ्थ एडिशन प्रकाशित हुआ था 1957 में, सिक्स्थ एडिशन 1960 में। अब एक क्वेश्चन बनता है कि रीप्रिंट एडिशन कब प्रकाशित हुआ, तो रीप्रिंट एडिशन प्रकाशित हुआ था 1963 में, और सेवेंथ एडिशन कब प्रकाशित हुआ था 1987 में। तो ये सारे सिंगल क्वेश्चन बन जाते हैं। आप इसी सीक्वेंस में इसको याद रखें और अपने नोट भी इसको कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फंडामेंटल एंड प्रोसीजर बुक किसने लिखी है, तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फंडामेंटल प्रोसीजर बुक लिखी थी SR रंगानाथन जी ने। और 5 फंडामेंटल कैटेगरी में क्लासिफिकेशन को रंगानाथन जी ने प्रतिपादित किया है। इसको आता है कि इसको कितने कैटेगरी में प्रतिपादित किया है, तो ये 5 फंडामेंटल कैटेगरी में इसको प्रतिपादित किया है। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो रंगानाथन जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट जो है, चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में देखते हैं कि वर्गीकरण पर्सनैलिटी के लिए कौन सी विधि प्रयोग में आती है। वर्गीकरण पर्सनैलिटी के लिए कौन सी विधि प्रयोग में आती है, तो इसमें आती है अवशेष विधि। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलन क्लासिफिकेशन के 6ठे संस्करण में कौन कौन से खंड हैं। तो पहली बात तो ये आता है कि कॉलन क्लासिफिकेशन के 6ठे संस्करण में कितने खंड हैं। तो अगर एक खंड पूछा जाए तो ये 3 खंड हैं, और अगर इनके नाम अगर पूछे जाएं तो इनके खंड देखो, एक नियम खंड है, दूसरा वर्गीकरण की अनुसूची है दूसरे खंड में, तीसरे में आद्य ग्रंथ व धार्मिक ग्रंथों की अनुसूची है। तो ये 3 खंड हैं, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलन क्लासिफिकेशन के सभी संस्करणों को कितने वर्जन में बांटा गया है। तो सबसे पहले तो कॉलन क्लासिफिकेशन के सभी संस्करण को पहले तो बांटा किसने है, तो इसको रंगानाथन जी ने बांटा है। कितने वर्जन में बांटा है, तो ये 3 वर्जन में बांटा गया है। और ये 3 वर्जन कौन कौन से हैं, तो अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति यानी कि रिजिडली फेसिटेड, विश्लेषणात्मक मतलब एनालिटिको सिंथेटिक, और मुक्त पक्ष मतलब कि फ्री फेसिटेड। तो ये 3 वर्जन में इसको रंगानाथन जी ने बांटा है, 6ठे मतलब जो सभी संस्करण हैं उनको। अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति है, रिजिडली फेसिटेड है, का प्रयोग कॉलन क्लासिफिकेशन के कौन कौन से संस्करण में हुआ है इसका प्रयोग। तो प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तीनों संस्करण में अपरिवर्तनीय पक्षात्मक पद्धति का प्रयोग हुआ है। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट PDF में देखते हैं। तो देखें डॉक्टर रंगानाथन पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन कब किया, तो डॉक्टर रंगानाथन ने 5 सूत्रों का प्रतिपादन किया था 1928 में। इसको प्रकाशित कब किया, तो 1931 में। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन यही है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को पुस्तक के रूप में, ये आता है कि पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित किया गया, तो इसे 1931 में प्रकाशित किया गया।
नेक्स्ट है कॉलन क्लासिफिकेशन की रचना कब प्रकाशित हुई, तो ये 1933 में हम पहले ही देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगानाथन ने क्लासिफाइड कैटालॉग कोड की रचना कब की है। क्लासिफाइड कैटालॉग कोड की रचना कब की है, तो 1934 में क्लासिफाइड कैटालॉग कोड की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगानाथन ने थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग की रचना कब की है। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटालॉग, इसको याद रखिएगा, तो ये 1938 में इसकी रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना कब की है। एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना की है 1945 में। नेक्स्ट है नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट में देखते हैं रंगानाथन ने क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन की रचना कब की। तो क्लासिफिकेशन एंड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन की रचना की है 1948 में, 1948 में। और रंगानाथन ने क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन की रचना कब की है। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन की रचना की है 1951 में। ये इसको आप याद रखिएगा। अब जो 5 लॉ थे हमारे रंगानाथन जी ने जो प्रतिपादित किए थे 1928 में, प्रकाशित हुए 1931 में, इनको कहाँ पर मतलब प्रतिपादित किया था, तो ये मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में इसका प्रतिपादन किया था। बाल विकास और वयस्क विकास के बारे में कौन सा सूत्र है, तो 5वां सूत्र है। 5th सूत्र मतलब लाइब्रेरी या ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लाइब्रेरी एक वर्धनशील संस्था है, ठीक है। तो उसमें वयस्क और मतलब बाल और वयस्क विकास के बारे में बताता है। वह नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पुस्तकालय कौन सा है जो जनता द्वारा संचालित होता है, जनता के लिए उपलब्ध हो, उसको क्या कहते हैं, तो वह एक सार्वजनिक पुस्तकालय है। नेक्स्ट है यूनेस्को ने सार्वजनिक पुस्तकालय मैनिफेस्टो कब तैयार किया और पहला संशोधन कब किया, तो 1949 में किया था। इसका जो पुस्तकालय मैनिफेस्टो, सार्वजनिक पुस्तकालय मैनिफेस्टो 1949 में इसको तैयार किया था और इसका संशोधन 1972 में किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राधा कृष्णन आयोग कब आया। राधा कृष्णन आयोग आया था 1948 में, इसको आप याद रखिएगा। 1948 में राधा कृष्णन आयोग आया था। और राधा कृष्णन आयोग किसके लिए था, तो सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए ही, मतलब सार्वजनिक नहीं, ये राधा कृष्णन आयोग जो था वो मतलब एकेडमिक पुस्तकालय के लिए था, मतलब शैक्षणिक पुस्तकालय के लिए था, ठीक है। फिर भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय का हृदय होता है। विश्वविद्यालय पुस्तकालय का हृदय स्थल होता है, या किसने कहा था, तो ये कहा था राधा कृष्णन ने। उसके बाद परिभाषा सी.डी. देशमुख जी ने दी, जो कि कहाँ थे, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो ये आता है कि विश्वविद्यालय पुस्तकालय का हृदय स्थल होता है। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था राधा कृष्णन जी ने, और बाद में सी.डी. देशमुख ने कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ्ला IFLA का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, इफ्ला का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी ये पीछे चला गया था। नेक्स्ट है विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय कौन से पुस्तकालय हैं, तो ये शैक्षणिक मतलब एकेडमिक लाइब्रेरी हैं ये, तो इसको आप याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई, तो 1836 में पब्लिक लाइब्रेरी कोलकाता के नाम से, पब्लिक लाइब्रेरी मतलब 1836 में कोलकाता में पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, राष्ट्रीय पुस्तकालय की। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में है, आप सभी जानते हैं। कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिलाया गया, तो कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में मिलाया गया था 1902 या 1903 में, 1902 से 3 के बीच में इसको मिलाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को आज़ादी के बाद राष्ट्रीय पुस्तकालय कब घोषित किया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को आज़ादी के बाद इसको 1948 में राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के कौन से संविधान की धारा में है, तो ये कौन सी धारा में है राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान, तो राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान है संविधान की धारा 62 के अंतर्गत संघीय सूची के साथ परिशिष्ट में किया गया है। इसका जो भी डिटेल है संविधान की धारा 62 में के अंतर्गत संघीय सूची के साथ के परिशिष्ट में किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को
कब मेडकॉप भवन में स्थापित किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को किया गया था 1844 में। 1844 में इसको मेडकॉप नामक भवन पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, पुस्तकालय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मार्टिन श्रीनेत्री ने अपनी बुक 1808 में जो प्रकाशित हुई थी उसमें पुस्तकालय शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो MLBDB को जाता है पुस्तकालय शिक्षा के लिए सबसे पहले संस्थान स्थापित करने का। ये 1876 में स्थापित किया था। तो इसका याद रखिएगा कि MLBDB को पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय जाता है। और भारत में, अगर भारत की बात करें तो भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो शिवाजी राव गायकवाड़ तृतीय को। शिवाजी नहीं है, सयाजी है, यहाँ पे याद रखिएगा, सयाजी है, सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। नेत्रहीनों के लिए विस्तार सेवा कौन सा सूत्र प्रदान करता है? तो द्वितीय सूत्र। द्वितीय सूत्र में क्या है? हर पाठक को उसकी पुस्तक मिले, मतलब एवरी रीडर इट्स हर बुक। मतलब ये नेत्रहीनों के लिए जो ये सूत्र जो मतलब नेत्रहीनों के पुस्तकालय के लिए विस्तार सेवा प्रदान का सूत्र है, द्वितीय सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालयों के मध्य प्रलेखों का विनिमय क्या कहलाता है? तो संसाधन सहभागिता, रिसोर्स शेयरिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो IATLIS का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, IATLIS का फुल फॉर्म है। BSO का फुल फॉर्म क्या है? तो BSO का फुल फॉर्म है ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग। ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग BSO का फुल फॉर्म है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आपका कोई भी कंसर्न है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखें, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा और उसको फॉलो ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।